हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया था उसमें, और कुछ टॉपिक्स हमने उसमें पढ़े थे, जैसे कि हमने एमबीओ के बारे में जाना था, हमने उसके कुछ फीचर्स जाने थे और उसके कुछ बेनिफिट्स हमने पढ़े थे और समझे थे इससे पहले वाली वीडियो में, राइट। तो अब बारी है एमबीओ को ख़त्म करने की, जो भी ये चैप्टर नंबर 10 है बिजनेस मैनेजमेंट का यूनिट 2 के अंदर। तो इस चैप्टर को हमें ख़त्म करना है, इस वीडियो के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियो में हम उसको ख़त्म कर देंगे। थोड़े से टॉपिक उसमें बचे हुए हैं, थोड़े से भी नहीं, सिर्फ 2 टॉपिक इसमें बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इस चैप्टर से करवाए हैं आपको, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिए थे, और 2 टॉपिक जो एमबीओ प्रोसेस है और लिमिटेशन है वो हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के साथ ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 बिजनेस मैनेजमेंट का, ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं, और इस वीडियो के साथ इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है वो है एमबीओ प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का एक पूरा प्रोसेस रहता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है एस्टैब्लिशिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एस्टैब्लिश करता है। अच्छा, आप अगर नए हैं इस वीडियो में तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें जो इससे पहले वाली वीडियो है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि एमबीओ एक्चुअल में क्या है। जब आप समझ जाएंगे कि एमबीओ एक्चुअल में क्या है, तो उसका प्रोसेस भी आपको ईजिली समझ में आ पाएगा, ठीक है। हमने उसके बेनिफिट्स पढ़े थे, हम इसमें लिमिटेशंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पहली वाली वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, तब आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो एमबीओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहा था उनके सारे गोल्स को अचीव करने में, उनके जो भी वो प्लान्स आगे करेंगे उन सब में वो उन सब की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था एमबीओ, ठीक है। मतलब कि उनके गोल्स को अचीव करने में एक बहुत ज़्यादा योगदान था एमबीओ का, ठीक है। अब इस क्या प्रोसेस रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और इस टॉपिक में ही पहले हम जानने वाले, राइट। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को एस्टैब्लिश करती है ये एमबीओ, ठीक है। क्या उनको गोल्स अचीव करना है वो ये एस्टैब्लिश करता है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एमबीओ प्रोसेस इज सेटिंग ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे पहला स्टेप है इस प्रोसेस का, वो गोल्स को सेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के। दीज गोल्स आर सेट आफ्टर एनालाइजिंग और व्यूइंग बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो गोल्स सेट करता है एमबीओ, ये सेट होते हैं आफ्टर व्यूइंग बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो पहले अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस के बाहर का पूरा एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं। उसके बाद ही वो अपने गोल्स को जो है एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली लॉन्ग टर्म गोल्स आर लेट डाउन इन द की रिजल्ट एरियाज। बोथ लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वहाँ पे बनाए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन जो मेन फोकस रहता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उनका रहता है, ठीक है। बिफोर सेटिंग द गोल्स फ्यू थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। गोल्स को सेट करने से पहले उनको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। दैट दीज गोल्स शुड बी क्लियर। वो जो उनके गोल्स हैं वो पूरे क्लियर उनको होने चाहिए, ठीक है। वो अगर कोई उनसे पूछे तो उनको इजीली उसको बता सके, ठीक है। वो खुद अपने पॉइंट पर क्लियर होने चाहिए कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ये हमारे गोल्स हैं। गोल्स शुड बी मेजरेबल एज वेल एज अचीवेबल। जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, हम उनको नाप सकें, ठीक है। नापने से मेरा मतलब है कि वो कितने समय में उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चाहिए, तो वो सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। एज वेल एज अचीवेबल, वो कोई ऐसा गोल ना हो जो अचीव ही ना कर सके इंसान, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे टिपिकल गोल्स वो सेट ना कर लें एकदम शुरू में ही, ठीक है। धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ाएं, तो वो अचीवेबल गोल उनका होना चाहिए। दे शुड नॉट बी आइदर टू हाई और टू लो। ना ही वो बहुत ज़्यादा हाई उनके गोल्स होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लो होने चाहिए, ठीक है। दीज गोल्स आर प्रिलिमिनरी एंड माइट मॉडिफाई एज पर द सिचुएशन। ये जो गोल्स हैं ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी वो कर सकें, ऐसे ये होने चाहिए, राइट। तो एमबीओ का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप रहता है एस्टेब्लिशिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एस्टेब्लिश करते हैं। नंबर 2, जब एक बार गोल्स हमारे एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, राइट। गोल्स आर सेट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन बट गोल्स डज नॉट क्लैरिफाई द व्हाट द इंडिविजुअल हैव टू डू। जो गोल्स हैं वो तो सेट हुए हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर वो गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। लेकिन जो गोल्स हैं वो क्लैरिफाई नहीं करेंगे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है। भाई उन्होंने एमबीओ ने कहा कि हमने अपना गोल जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लिया है। अब एम्प्लॉयज़ उन गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, उन्हें थोड़ी पता है। वो भी एमबीओ उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एम्प्लॉयज़ को उन गोल्स को अचीव करने में वो एनकरेज करता है, ठीक है। उनकी पूरी हेल्प करता है, एक्शन प्लान्स में हेल्प करता है उनकी, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर दी सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स टेल देम व्हाट दे नीड टू डू ऑन विच वे दे हैव टू गो। तो ऑब्जेक्टिव्स उनको बताते हैं कि उनको क्या काम करना है और किस डायरेक्शन में उनको जाना है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए।
People or subordinates who are related with these objectives are concerned or involved before setting the objectives because they know the actual position of the resources and ability of the people working with them. ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से पहले उन लोगों से बात की जाती है जो ऐसे सबॉर्डिनेट्स होते हैं जिनको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में पता होता है सारी चीज़ें, ठीक है, कि वो किस चीज़ में ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है, कितनी उनकी एबिलिटी है, उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो उन लोगों से पहले बात की जाती है कि एम्प्लॉयज़ के बारे में पूरा एनालाइज किया जाता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स सोचते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को क्या काम दिया जाए, राइट। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी इन ट्यून विद द गोल्स। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्टिव शुड बी हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल्स। हम उनको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दें जो गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करें, ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ कहें तो ऑब्जेक्टिव शुड मैच द गोल्स। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो गोल्स से मैच होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे गोल्स बन चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, कौन से एम्प्लॉय को क्या काम करना है और किस डायरेक्शन में उसको काम करना है। नंबर 3 है एक्शन प्लानिंग, ठीक है। अब उनके पास गोल्स भी हैं, उनके पास ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, अब उनको एक्शन प्लान करने हैं, ठीक है। उनको अचीव करने के लिए जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उनको एक्शन प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब उनको कुछ काम करना है उसकी तरफ। When goals are established at all levels, then only action programs are developed for their accomplishment. जब गोल्स एस्टेब्लिश हो गए हैं हर लेवल पर, तो एक्शन प्रोग्राम वहाँ पे बनना रह गया है, डेवलप होना रह गया है। उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करने के लिए दीज एक्शन प्लान्स आर रिवाइज्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये एक्शन प्लान जो है रिवाइज किया जाता है जब भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दीज प्लान शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, मैनुअल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। तो ये प्लान्स किस में डिफाइन होते हैं? चार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, मैनुअल्स बन सकती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि आपको ये सारे काम करने हैं, ये आपके स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जॉब्स आपके स्किल्स मांगती हैं, ठीक है। तो वो उनके एक्शन प्लान्स होते हैं कि जो काम उनको करना है वो स्किल्स, उसके अकॉर्डिंग वो स्किल्स आपसे मांग रहे हैं। दे शुड बी सो इफेक्टिव दैट दे इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका कुछ वेस्ट ना हो, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए, जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो गोल्स सेट होने के बाद, ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद एक्शन प्लानिंग वहाँ पर हो गई। अब वो देखेंगे नंबर 4 में परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है टूवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव्स। Progress towards the accomplishment of goals should be reviewed at periodic intervals in consultation with the subordinates. सबॉर्डिनेट से वो बात करते रहते हैं और उनका एक रिव्यू लेते रहते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, वो अपने गोल्स में लगे हुए हैं, उनको अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। These reviews are made to identify the shortcomings or the deviations and to take the corrective measures. अगर कोई भी कमी वहाँ पर आ रही है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले वो देखेंगे कि इस प्रॉब्लम आ क्यों रही है वो प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, करेक्टिव मेजर्स वहाँ पर लेंगे। तो परफॉर्मेंस रिव्यू से ये फायदा है वहाँ पर, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू आर शोन एंड डिस्कस्ड विद द इंडिविजुअल सो दैट दे डू सेल्फ जजमेंट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। तो ये उनको बताया जाता है कि आपकी ये गलती इस समय यहाँ चल रही है, ये गलती ना हो आगे से, और वो उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ऐसा उन गलतियों को पता कैसे चला उसको, जब वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया गया, राइट। नंबर 5 है फाइनल इवैल्यूएशन। अब यहाँ फाइनल इवैल्यूएशन होता है। लास्टली फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है। अचीवमेंट्स आर कंपेयर्ड विद द एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे हमने टारगेट्स सोचे थे, वैसा हुआ या नहीं, जो हमने अचीव किया कि ये बिल्कुल वैसा था या नहीं। इफ़ देयर आर एनी डेविएशन देन एक्शन प्लान्स आर मॉडिफाइड। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा कि हमने सोचा था कुछ ज़्यादा, हुआ कुछ कम, तो किसी ना किसी की कुछ ना कुछ गलती रही होगी। उन गलतियों को हम अगली बार मॉडिफाई कर लेंगे, अपने एक्शन प्लान्स में कुछ चेंजेस ले आएंगे, जिससे कि अगली बार हमसे वो गलती ना हो और जैसे हम एक्सपेक्ट करें वैसे ही हमारे रिजल्ट्स आ जाए, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे आ जाए जैसे हमने सोचे थे। ईच सुपीरियर काउंसल्स हिज मैनेजर टू ओवरकम हिज वीकनेस। जितने भी सुपीरियर्स वहाँ पे होते हैं, जो ऊपर लेवल वाले होते हैं, ठीक है, वो काउंसलिंग करते हैं उनके मैनेजर्स की, जिससे कि वो जो उनकी वीकनेस है वो ओवरकम कर सकें, वो खत्म कर सकें। टू बिल्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। वो एक स्ट्रेंथ डेवलप कर सकें अपने अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकें जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको, और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर वो ध्यान दें, राइट। तो ये था पूरा एमबीओ का प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से एमबीओ पूरा वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमने पिछली वीडियो में बेनिफिट्स पढ़े थे, यहाँ पे हम कुछ नुकसान पढ़ने वाले हैं, कुछ लिमिटेशंस हम यहाँ पे जानने वाले हैं एमबीओ के, राइट। नंबर 1 है टाइम टेकिंग। अब ये जो एमबीओ है ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है, तो ये एक इसका अपने आप में एक डिसएडवांटेज बन जाता है। नंबर 1 हमारा टाइम टेकिंग ये। MBO is quite time taking as it requires a lot of time in setting measurable goals through consensus. Everyone has different point of view and thinking. तो MBO जो है थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है,
ठीक है। मेजरेबल गोल्स क्योंकि उनको सेट करने हैं, ठीक। एवरीवन हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड थिंकिंग, हर किसी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्क कर रहे हैं उनकी पॉइंट ऑफ देखा जाए तो व्यू अलग होता है, उनकी थिंकिंग सबकी अलग होती है। तो अब जब ये पूरा प्रोसेस एक चल रहा है एमबीओ का, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, राइट। लेकिन काम अच्छा हो रहा है, सबसे मेन चीज़ है कि काम अच्छा हो रहा है, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो टाइम टेकिंग जो हो रही है वो हम उसको लिमिटेशन में कह सकते हैं। नंबर 2 है इंक्रीज्ड पेपर वर्क। यहाँ पर पेपर वर्क जो है थोड़ा बढ़ जाता है एमबीओ की वजह से, राइट। इन एमबीओ चार्ट्स, मैनुअल्स, बुकलेट्स एटसेट्रा आर मेड। यहाँ पर चार्ट्स बनते हैं, मैनुअल्स बनते हैं, बुकलेट्स बनती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्शन प्लानिंग हो रही है। आर मेड अबव दैट सबॉर्डिनेट्स हैव टू फिल इन फॉर्म्स एंड सबॉर्डिनेट सबमिट डिटेल्स रिपोर्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट उनको बना के देनी होती है। ऑल दिस बिकम्स हेडेक फॉर दी सबॉर्डिनेट्स। तो ये सबॉर्डिनेट्स के लिए एक हेडेक भी हो जाती है, मतलब सिर दर्द वाला काम हो जाता है कि जो वो काम कर रहे हैं, एक तो वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर उनको अपने काम की पूरी रिपोर्ट भी उनको देनी है कि हमने ऐसे ऐसे ये काम किया है, ठीक है। तो पेपर वर्क वहाँ पर बढ़ जाता है। नंबर 2 था। नंबर 3 है इन फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है थोड़ी कम रहती है। वंस द गोल्स आर सेट, एक बार गोल्स जब सेट हो जाते हैं, सुपीरियर्स में नॉट लाइक टू मॉडिफाई ड्यू टू फियर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स। जब गोल्स सेट हो चुके हैं तो वहाँ पे वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसके डर से? सबॉर्डिनेट्स के डर से, ठीक है। कि अगर हमने गोल्स दोबारा से चेंज करे तो जैसा जैसे हमने सबॉर्डिनेट्स को बताया, हमें फिर से वो सब चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने पहले से उनको सब कुछ बता दिया है, हमारे गोल्स जो हैं उसके बारे में हमने उनको बता दिया है। तो अब वो उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डर रहता है कि सबॉर्डिनेट्स में रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, सॉरी, इनफ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है, राइट। नंबर 4 है लीडरशिप, ठीक। अब ये कैसे लिमिटेशन है इसको पढ़ते हैं। एमबीओ सजेस्ट डेमोक्रेटिक लीडरशिप विच इज नॉट सक्सेसफुल इन ऑल सिचुएशन। एमबीओ जो है वो सजेस्ट करता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब कि जो करना है वो करो, विच इज नॉट सक्सेसफुल इन ऑल सिचुएशन, जो कि हर सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं होती है। MBO assumes that employees always act rationally and objectively, but reality is that often there is tug of war between superiors and subordinates. जो MBO हमारा सजेस्ट करता है वो कहता है कि डेमोक्रेट होके अपनी लीडरशिप को निभाओ, मतलब जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स को सुपीरियर्स की बात हमेशा माननी होती है। भाई आपसे सीनियर लेवल पर जो लोग हैं जिनकी आपको बात माननी है, आप उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे एक थोड़ी लिमिटेशन रहती है MBO की, जो कि है लीडरशिप में। नंबर 5 है अदर्स। अब ये अदर्स में क्या है? अदर लिमिटेशन इंक्लूड गोल सेटिंग प्रॉब्लम्स, गोल्स को सेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रेशर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहता है उनके ऊपर। पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम रहती है, हर एम्प्लॉय नहीं चाहता कि मुझ पे इस तरह का कोई दबाव हो या फिर इस तरह से मुझ पे कोई हुक्म चलाए, बहुत से सबकी अलग थिंकिंग होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। मैनेजर्स की भी हो जाती हैं, एम्प्लॉयज़ की भी हो जाती हैं, सुपीरियर्स हैं ऐसे बहुत से, तो उनकी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इस पूरे प्रोसेस में, राइट। तो ये थी लिमिटेशंस, और हमने इसमें जाना MBO का पूरा प्रोसेस। तो ये थी बस चैप्टर नंबर 10 की कहानी। सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए है वो भी, और इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, 2 टॉपिक जो पढ़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ फालतू की चीज़ें करवाई ही नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने ध्यान दिया इस बार, राइट। तो जिसका एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है वो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, ठीक है। और जिनका OMR शीट पर होने वाला है उनसे मैं यही कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी MCQs आएंगे, आप सिर्फ चैप्टर्स जो भी हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, यहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सिर्फ उनको अच्छे से पढ़ो और समझो, ठीक है। आपको और ज़्यादा इजी यहाँ पर हो गया है, आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। और बस आपके MCQs बहुत ईजीली वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आप सिर्फ उसको अच्छे से टॉपिक्स को सारे पढ़ो समझो। आप चाह रहे हैं कि अलग से MCQs मिल जाए, तो आप खुद सोचो कि MCQs हम कितने करवा देंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कि MCQs हम कौन से करवा रहे हैं और वहाँ कौन से MCQs आ रहे हैं, MCQs से बात नहीं बनेगी। आप टॉपिक को ही पकड़ लो ना अच्छे से। आप मान लो MBO प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी तरफ से 5-6 MCQs करवा दूँ। आपने जब पूरा टॉपिक ही समझ लिया है कि MBO प्रोसेस आखिर होता क्या है, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते हैं, तो वहाँ से कुछ भी MCQs उठा के आपको कोई दुनिया के कहीं से भी दे दे, ठीक है। जब आपने टॉपिक समझा हुआ है तो आप MCQs ईजिली वहाँ पर कवर कर लेंगे, राइट। तो आप टॉपिक्स को अच्छे से समझो, आप MCQs अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ ई-कॉमर्स के MCQs हो सकेगा तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ टॉपिक्स कुछ अलग हैं, ठीक। यहाँ पे बिजनेस में एक अलग कहानी है और एसेंशियल्स ऑफ ई-कॉमर्स की एक अलग कहानी है, ठीक। तो उसके MCQs मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मैनेजमेंट में आप सिर्फ टॉपिक्स को अच्छे से समझो और MCQs आप कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इसको अच्छे से तैयार करो, चैप्टर नंबर 1 से 10 तक तो करो फिलहाल।
आगे के चैप्टर जितना हो सकेगा मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ मत देखो कि आगे के चैप्टर्स कैसे होंगे, अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई हैं वीडियोस और आपको कहीं वीडियोस मिल भी नहीं रही होंगी इसकी, ठीक है। तो आप पहले जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो आपके पास अवेलेबल है उससे भी जाओ और जो अभी आया ही नहीं है और शायद आए भी ना, आपको समय पर ना मिल पाए वीडियोस, आप उससे भी जाओ, ठीक है। तो बेटर होगा कि जो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, जो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप उससे अपनी प्रिपरेशन करते चलो, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।